प्रिय छात्र छात्राओं, हम साइक्लोएल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे। इसके पूर्व वाली स्लाइड में आपको ध्यान होगा कि हमने साइक्लोएल्केन की हैलोजन के साथ रिएक्शन करी थी। इसी के साथ में हैलोजन एसिड के साथ में, मतलब कि HX या HCl या इनके साथ में रिएक्शन करी थी। तो आपने देखा कि जो छोटी रिंग्स हैं, मतलब कि जैसे साइक्लोप्रोपेन है इत्यादि हैं, तो ये रिंग ओपनिंग हो जाती है। ठीक है। तो इसी के साथ में आपने ये भी देखा कि जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, साइक्लोएल्केन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, तो वो एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजनीकरण से वलय का आकार बढ़ने, जैसे जैसे वलय का आकार बढ़ता है उसकी सहजता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, वो कम होती चली जाती है। तो जो उच्चतर एल्केन हैं, हायर एल्केन्स जो हैं, उनमें ये हाइड्रोजनीकरण जो है अपेक्षाकृत कम देखा गया है, क्योंकि उनकी स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। तो आपने, जैसे कि इसमें मैं पुनः थोड़ा सा बता दूं कि किस प्रकार से जैसे साइक्लोप्रोपेन है उसका हाइड्रोजनीकरण हुआ तो प्रोपेन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो है ब्यूटेन से हमें एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। पेंटेन, साइक्लोपेंटेन है तो उसके हाइड्रोजनीकरण जब निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड कराया जाता है तो एन पेंटेन प्राप्त होता है। तो परंतु यदि यही अभिक्रिया हेक्सेन की उपस्थिति में कराई जाए तो कोई भी क्रिया नहीं होती है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। तो देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो साइक्लोएल्केन्स के केस में ठंडे जलीय KMnO4 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो यद्यपि ये इतने रिएक्टिव नहीं है, परंतु फिर भी जब ऑक्सीकरण होने पर हमें डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मतलब जो एसिडिक KMnO4 हैं उनके साथ रिएक्शन न होकर एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन होती है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के पश्चात, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एडिपिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि साइक्लोपेंटेन से ग्लूटारिक एसिड बन गया, तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके पश्चात जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है डेमनोजॉव रीअरेंजमेंट। जो डेमजेनोव रीअरेंजमेंट है, इसमें दो प्रकार से प्रोसेस होता है। इसमें एक में तो आपको ध्यान रखने का है कि रिंग जो है वो रिंग साइज़ कम हो जाता है और एक में रिंग का साइज़ बढ़ जाता है। मतलब कि ये साइक्लोएल्केन का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि वलय का आकार में जो परिवर्तन होता है वो वलय सिकुड़ता है और फैलता है, जिससे कि इसके लिए जो है चक्रीय प्राथमिक एमिनो की जब HNO2 के साथ क्रिया कराई जाती है तो वलय सिकुड़ जाता है, और यदि एमिनो अम्ल वलय के कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है तो जो है, आप इसमें देखिए, जब वलय जो है, जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है उसमें देखिए, जो साइक्लोब्यूटाइल अमीन है उसमें आप नोट करिए कि जब NH2 ग्रुप से NH2 ग्रुप जो है वो रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब NH2 के HNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो उस केस में जो वलय है वो आपका छोटा हो जाता है। यहाँ साइक्लोब्यूटेन था और यहाँ जो है आपके पास में प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। तो ये कब केस है, जबकि NH2 जो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप जो है वो डायरेक्ट रिंग के साथ में अटैच्ड है, और यदि ये रिंग के साथ में जो एल्काइल चेन है, यदि NH2 उससे जुड़ा होता है, इसके विपरीत मतलब एमिनो समूह वलय के बाहर वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं कि वो वलय के बाहर कार्बन परमाणु है उसमें जुड़ा हुआ है, तो इस केस में जो है, जो रिंग है उसका एक्सपेंशन हो जाता है
और एक्सपेंशन होने पर हमें, जैसे साइक्लोब्यूटेन रिंग थी तो हमें एक्सपेंशन के पश्चात साइक्लोप्रोपेन रिंग हमें प्राप्त हुई है या साइक्लोपेंटेनॉल प्राप्त हुआ है। तो ये जो दोनों ही प्रोसेस है इसमें रीअरेंजमेंट विक्रिया होती है, पुनर्विन्यास होता है, और यह पुनर्विन्यास डेमजेनोव रीअरेंजमेंट कहलाता है। डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, जिसमें कि हम साइक्लोएल्केन्स का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं और साइक्लोएल्केन का जो है रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है। बस अंतर है कि जो एमिनो समूह यदि डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यदि वो उसके साथ में जो एल्काइल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ है, एमिनो समूह वलय के बाहर वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो वलय फैल जाती है। ये हो गया हमारा डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स की। साइक्लोएल्केन्स का स्थायित्व जो है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पुराना आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि हमने ये बताया था कि जो मिथाइल ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, उसकी जो हीट ऑफ दहन ऊष्मा है, हीट ऑफ कंबशन है, उसका मान जो है वो स्थायित्व के साथ में जुड़ा रहता है। तो इस पर मैं अभी डिस्कस करती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जो स्थायित्व है, जब हम देखते हैं कि साइक्लो प्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन तो रिएक्शंस दे रही हैं, अर्थात जो जिसमें 3 मेंबर रिंग है या 4 मेंबर रिंग जो चक्रीय एल्केन है वो इतने अधिक स्थायी नहीं हैं जितने कि 5 और 6 सदस्य वाले साइक्लोएल्केन्स हैं। इसी प्रकार से जो इनका स्थायित्व है वो उनकी क्रियाशीलता से भी जुड़ा हुआ है। क्रियाशीलता भी साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की तुलना में साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की अधिक होती है। इसीलिए आपने देखा है कि जो अधिकांशतः जो रिएक्शंस होती हैं वो साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन की तो एडिशन रिएक्शन होती है, वहीं साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये जो है सीधे सीधे हमें उसके स्थायित्व की तरफ ले जाता है कि साइक्लोएल्केन्स का स्थायित्व किन पर निर्भर करता है और इसको समझाने के लिए कौन सी थ्योरीज दी गई। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब साइक्लोएल्केन में हम साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन पर आते हैं, साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोहेक्सेन में आते हैं, तो उन सब में CH2 ग्रुप का अंतर है, मतलब कि मिथिलीन ग्रुप का अंतर है। और यदि हम इसका हीट ऑफ कंबशन देखें, मिथिलीन ग्रुप का जब हम कंपैरिजन करें, दहन ऊष्मा देखें, तो जो साइक्लोप्रोपेन है से जब साइक्लोब्यूटेन में आते हैं तो जो दहन ऊष्मा CH2 का अंतर आ रहा है तो वो साइक्लोप्रोपेन में 697 होती है, साइक्लोब्यूटेन में 685 हो जाती है, साइक्लोपेंटेन में 664 हो जाती है और साइक्लोहेक्सेन में 659 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जो CH2 ग्रुप की दहन ऊष्मा जो है वो साइक्लोप्रोपेन से ब्यूटेन में कम है, ब्यूटेन से पेंटेन में कम है और पेंटेन से हेक्सेन में कम है। तो ये दहन ऊष्मा का मान जो कम हो रहा है वो उसके स्थायित्व को बता रहा है। तो आप देखिए, अब मैं कुछ पॉइंट्स पर आऊँगी कि जो ये दहन ऊष्मा है, वलय में संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी दहन ऊष्माओं के मान में कमी आती है और वलय में सदस्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है उनकी स्थायित्व भी वृद्धि होती जाती है। तो दहन ऊष्मा का कम होना उसके स्थायित्व में वृद्धि को बता रहा है। और जो 6 सदस्यीय वलय हैं वो जो है सबसे अधिक स्थायी हैं। तो इस प्रकार से जो है
ये दिया गया। अब आता है कि इसको समझाने के लिए साइक्लोएल्केनों की आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए 1885 में जॉन बेयर ने सबसे पहले ये कोशिश करी कि क्यों साइक्लोएल्केन्स में 3 और 4 जो विलय है वो अपेक्षाकृत अस्थायी है और उसकी क्रियाशीलता भी अधिक है। तो उसे इसके द्वारा समझाया गया और ये कहलाता है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत या बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। इसे 1885 में लिया गया था और उसमें ये माना गया था कि वलय को प्लेनर माना गया कि वलय क्या है, प्लेनर है और चूँकि वो संतृप्त होती हैं, तो जैसे कि आप देखते हैं एल्केन में जो संतृप्त कार्बन एटम होता है उसकी जो संयोजकता है वो एक 4 संयोजकताएं होती हैं और एक रेगुलर टेट्राहेड्रन की तरह व्यवस्थित होता है, ओरिएंटेशन होता है और उनके बीच में जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो इसी को आधार लेकर उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया जिसे कि बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगी।